नमस्कार, मैं आरती शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से। हमारा पहला टॉपिक था वर्ण और उसके भेद। वर्ण के भेद बताए थे, दो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहले हमारा स्वर वर्ण का टॉपिक हो चुका है, उसके बाद आता है हमारा व्यंजन वर्ण के भेद। अब हम आज पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण की परिभाषा और उसके भेद या उसके भाग। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। अर्थात व्यंजन वर्ण, कोई भी व्यंजन वर्ण होता है उसके अंत में हमें स्वर वर्ण या बीच में स्वर वर्ण आता ही आता है, तो ये वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। बिना स्वरों के व्यंजन को लिखने में हलंत का चिन्ह लगाया जाता है या आधा लिखकर प्रकट किया जाता है। हलंत का चिन्ह जैसे कह के हलंत लगाना, कह के कोई भी व्यंजन वर्ण आता है उसके हलंत लगते ही वह व्यंजन वर्ण बन जाता है। संस्कृत में, संस्कृत भाषा में वर्णों के व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। जो क से लेकर है तक सभी व्यंजन वर्ण होते हैं, अर्थात क वर्ग के क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ये सारे व्यंजन वर्ण होते हैं जो है तक चलते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म वर्ण व्यंजन। पहले है स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। स्पर्श व्यंजन, क से लेकर मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये 5 वर्गों में होते हैं। 5 वर्ग होता है, जैसे क वर्ग में क वर्ग है, क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ण। इसी प्रकार च वर्ग है जिसमें च, छ, ज, झ, ण, ये 5 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार ट वर्ग है, इसका भी यही हो जाएगा त वर्ग, प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण से वायु मुख के मध्य भाग से निकलकर जीभ के द्वारा वर्ण उत्पन्न करती है। अर्थात वायु मुख के मध्य भाग से, बीच वाले भाग से निकलती है और जीभ को स्पर्श करते हुए उस वर्ण का आभास करवाती है। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये वर्ण 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसी प्रकार तीसरा आता है ऊष्म वर्ण व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विशेष भाग को छू जाने के कारण गर्म हो जाती है। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म होना। गर्म होना इसका अर्थ होता है कि जब वायु मुख के किसी विशेष भाग को छू जाने के कारण गर्म हवा देती है तो वह ऊष्म वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये होते हैं श, श, है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। ये होते हैं 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन या वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्ण व्यंजन होते हैं जैसे क्ष, ये 2 वर्णों से बना होता है, क और प्लस श। इसी प्रकार त्र आता है, त प्लस र। ग आता है जो ज और ण से बना हुआ होता है। क्ष आता है जो श प्लस र से बना होता है। कत होता है जो क और त से बना होता है। और ये है ध, जो द प्लस ये से बना होता है। ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा आयोग वाह व्यंजन, जो संस्कृत भाषा में ही होता है। आयोग वाह व्यंजन, जिन वर्णों की गिनती में न तो स्वरों में होते और न ही व्यंजनों में होते हैं वो आयोग वाह व्यंजन कहलाते हैं। यानी ये आयोग वाह व्यंजन 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो आयोग वाह में क्या होता है, ये व्यंजन न तो स्वर में बोला जाता है और न ही व्यंजन वर्ण में आता है। अनुस्वार होता है न स्वर वर्ण में आता है और न ही व्यंजन वर्ण में आता है। उसी प्रकार विसर्ग है, वह भी न तो स्वर वर्ण में आता है और न व्यंजन वर्ण में आता है। आयोग वाह के 2 भेद होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, इसका उच्चारण में अथवा न में होता है। इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है। बिंदु अर्थात किसी भी शब्द के ऊपर जो शिरोरेखा होती है उस शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगा होता है। उस बिंदु के आधार पे इसको अपन अनुस्वार मानते हैं। यह मैका और मैका काम करता है। जैसे अहम, अहम में यहाँ अनुस्वार लगा दिया, मैका काम हो गया। त्वाम, त्वम में अनुस्वार लगा दिया, मैं का काम हो गया। कथम, इसमें भी अनुस्वार लगा दिया, यह भी मैं का काम करता है। अर्थात शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई बिंदु आपको दिखाई देता है तो वह अनुस्वार कहलाता है। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। इसका चिन्ह है ये वाला, यानी 2 बिंदु जहाँ लगे हुए रहते हैं किसी शब्द के बाद, जैसे राम है अपन लिखते हैं और इसके बाद
विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। इसका अपन उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में इसको है के रूप में बोला जाता है, जैसे राम ह, ऐसे इसका है के रूप में उच्चारण होता है। कहीं कहीं ये रे और से का विसर्ग हो जाता है। यह हमारी सत्व विसर्ग संधि है, रुत्व विसर्ग संधि है। इन संधियों में विसर्ग संधि है, उस संधियों के भेद में यहाँ रे और है से का विसर्ग हो जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, यही खत्म होता है। आगे हम इस टॉपिक में आगे लेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो इसको आपको प्रकरण को पढ़ना है और ध्यान से समझना है। धन्यवाद।